क्या आपको पता है कि रूल ऑफ पैरिटी का क्या रोल होता है क्रिमिनल लॉ में, यानी कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर? फॉर एग्जांपल, ए, बी, सी, ये तीनों लोग चोरी का प्लान करते हैं डी के घर में। अब जब ये लोग चोरी कर लेते हैं वहां से, तो इनके पास सामान होता है, तो सोचते हैं सामान कहाँ रखे, तो ये लोग सामान जो है वो ई अपने किसी दोस्त के पास रखवा देते हैं। अब पुलिस इनको बाद में अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद ये तीनों के तीनों ई का नाम लेते हैं, भाई ई भी हमारे साथ क्राइम में शामिल था, उसने भी रॉबरी करी, तो सामान तो उसी के पास है। अब डिस्कवरी स्टेटमेंट में पता चलता है सामान ई के पास है, पुलिस उसके घर जाती है और वहाँ देखते हैं सारा सामान पड़ा हुआ है चोरी का। तो पुलिस ई को भी गिरफ्तार कर लेती है और उसका नाम भी एफआईआर में डाल देती है। अब ई कोर्ट में जाता है बेल लगाने के लिए कि भाई मेरा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्राइम में था ही नहीं। मैंने इनके साथ चोरी नहीं करी, मैं इन तीनों को एज़ अ जानता हूँ, पहले से मेरी जान-पहचान है, बट मैंने क्राइम नहीं करा, मैंने सिर्फ़ सामान लेके रखा था और हाँ, मैं सामान को बेच के प्रॉफ़िट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था। बट मैंने चोरी नहीं करी, रॉबरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। कोर्ट ई के फैक्ट्स को सुन के उसको बेल ग्रांट कर देता है। अब ए, बी, सी तीनों कोर्ट में पहुँच जाते हैं बेल लगाने के लिए। भई अगर ए को बेल दी, सेम नेचर का केस था, वो भी हमारे साथ ऑफेंडर था और उसने भी क्राइम कमिट किया था, तो आपने उसको बेल दी, तो हमें भी रूल ऑफ पैरिटी पे बेल दी जाए। यहाँ पर कोर्ट इन तीनों की बेल डिक्लाइन कर देता है। ये बोल के कि क्योंकि ए के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस अलग थे, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो यहाँ पे रूल ऑफ पैरिटी अप्लाई नहीं होता है। तो आपको ये समझना है कि रूल ऑफ पैरिटी अप्लाई तब होता है जब तीनों का, फॉर एग्जांपल अगर ए, बी, सी इन तीनों में से किसी एक को बेल मिल जाती, क्योंकि तीनों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, तो शायद रूल ऑफ पैरिटी बाकियों पे अप्लाई होता। लेकिन जो ई का केस था, जो ई के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस थे, वो टोटली डिफरेंट थे इस केस के अंदर। इसलिए ई के फैक्ट्स के और सर्कमस्टांस के अंदर ए, बी, सी को बेल नहीं दी जा सकती।